आप हेडिंग बनाना, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ बच्चे, स्क्रीन शेयर है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, नो सर, मेरे को नहीं शो हो रही। किसी को नहीं आ रहा क्या? सर शो हो रहा है। बच्चे एक को दिक्कत हो रही है, बस चेक करो, फिर लॉग आउट करके लॉग इन फिर करो। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। देखो अभी आया आपको? दिखाई दे रहा है बच्चों? सर मेरे को ही शो नहीं हो रही। किसको शो नहीं हो रही? क्या नाम है आपका? सर गरिमा। बाकी को हो रही है बच्चों? यस सर। अच्छा गरिमा, फिर आपके में कोई फॉल्ट है? सर मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ, फिर दोबारा ज्वाइन करो। ओके। चलो, इतने हम आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर जी। चलिए देखो, तो इसका मतलब है कि भाई बैंकिंग सिस्टम ना कैसे आगे की तरफ बढ़ा। तो देखो, सबसे पहला बैंक क्या लगता है आपको? फर्स्ट बैंक इंडिया में कब स्टेब्लिश हुआ? ब्रिटिश इंडिया के टाइम। यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। किसके टाइम पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल कहां से स्टार्ट किया था? बोलो। बंगाल। तो पहला बैंक कहां पे खुला था? बंगाल में खुला था। कौन से ईयर में खुला था? 1806। ठीक है। फर्स्ट बैंक किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां पे? बंगाल में। कौन से ईयर में? 1806। आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर जी। ठीक है, देखो आगे। और इस बैंक का अब नाम लिखो आप, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। इसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। इंडियंस के द्वारा जो पहला बैंक ओपन करा गया उसका नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, 1806। इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी काउंसिल बॉम्बे में बनाई, एक मद्रास में बनाई। तो फिर बॉम्बे में एक बैंक खोला 1840 में, फिर एक बैंक खोला मद्रास में 1843। इसके बाद आगे लिखना आप, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ये ब्रिटिश के द्वारा खोला गया बैंक था। ठीक है। 40।
हेलो। सर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। जी सर जी अब आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। हेलो हेलो यस हेलो। सर। जी सर वॉइस आ रही है। हेलो बच्चों, कोई मुझे रेस्पॉन्ड करो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी सर वॉइस आ रही है। रुको, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मे भी आपको आवाज नहीं आ रही है ना आवाज? चलो फिर। तीन बैंक मैंने आपको बताए। सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ 06, उसके बाद बॉम्बे 1840, फिर तीसरा बैंक मैंने आपको बताया 3। ये ओपन करे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब हमने देखना है कि पहले, ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा था पहला बैंक, और पहला बैंक कौन सा ओपन करा गया, ठीक है, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट फर्स्ट बैंक बाय इंडियंस। इसका नाम लिखो अवध कमर्शियल बैंक। ईयर लिखना 1881। ईयर 1881। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारा पहला बैंक कब खोला था? उन लोगों ने 1806। इंडियन कितना गैप लग गया, कितना टाइम पीरियड एक्स्ट्रा लग गया? पूरे 75 ईयर्स ज्यादा लगे। हेलो लिखा बच्चों आपने इतना? हेलो हेलो। यस सर। सर जी। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। फर्स्ट बैंक की बात हमने, ये भी इंडियन के द्वारा, और इसका नाम था, आप इसको जानते हो आराम से, पंजाब नेशनल बैंक। 1894। 1894। 1890। ठीक है, दिस वाज द सेकंड बैंक बाय इंडियंस। बच्चों हेलो। यस सर जी। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो बच्चों, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो सर अभी सही आ रही है। चलिए, अब देखो, मैंने आपको ना एक तीन बैंक लिखवाए थे। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बॉम्बे, इसके बाद लिखवाया था मद्रास। क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इन तीनों को मर्ज करा। ठीक है, और ये मर्जिंग कब करी गई? 1921। और इनको मिला के एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम रखा? सर आप ये एक बार ऑलरेडी करवा चुके हो ना? कौन बोल रहा है भैया ये? श्रेया, कहाँ कराया ये आपको भी? ये आपने लिखवाया था आई गेस, शायद करंट अफेयर्स में हमने कवर करा एक बार पहले। करवाया है क्या मैंने कभी आपको? आई नो थिंक सर। हाँ करा था, ये बैंक वाला। पता नहीं भी कराया होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे अभी आपको ये कवर कराना है। ओके, नो बंगाल, इश्यूज। बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। अब तीनों को मर्ज करा गया और 1921 में ना इसका एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी इंपीरियल बैंक का बाद में नाम चेंज करा गया इन 1955। 1955 में इसका नेम चेंज करा गया और रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी जो आप आज के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हो ना, जो सबसे बड़ा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश करा गया बैंक है। यानी कि इन्होंने 3 बैंक स्टैब्लिश करे थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तीनों को मर्ज करा 1921 में, नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हमारा देश आजाद हुआ, हमने 1955 में इसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद 1969 में सबसे पहले नेशनलाइजेशन करा गया बैंकों का। क्या करा गया? बैंक्स का नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन, ठीक है। बैंकों का क्या करा गया? नेशनलाइजेशन। और कितने बैंक? 14 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा गया 1969 में। इसके बाद इन्होंने फर्दर नेशनलाइजेशन करा 1980 में। और कितने बैंक्स और बनाए? 6 मोर बैंक्स, 6 मोर। लिखा आपने इतना? जी सर। देखो, तो हम बैंकिंग सेक्टर का ना, और अभी एट प्रेजेंट कितने बैंक पड़े हैं नेशनलाइज बैंक जो हैं? एट प्रेजेंट किसी को आइडिया है? लिख लेना अभी। देखो, काफी सारे बैंकों को ना सरकार ने मर्ज करा, जैसे ओबीसी हुआ करता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, तो इनको ना मर्ज करके पीएनबी में मर्ज कर दिया। विजया बैंक, देना बैंक, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। तो ऐसे अब इस समय जो बचे हुए हैं ना हमारे पास, वो 12 बैंक बचे हुए हैं टोटल नेशनलाइज बैंक। तो लिख लेना आप, टोटल नेशनलाइज बैंक एट प्रेजेंट। टोटल नेशनलाइज बैंक, और ब्रैकेट में लिख देना प्रेजेंट में। और वो कितने बचे हुए हैं? सिर्फ 12। 12 में से आपको नाम बता देता हूँ। नाम आपसे नहीं पूछा गया इनमें से कौन सा नेशनलाइज बैंक है या कौन सा नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े के हिसाब से बताता हूँ जो बड़े हैं। पहले नंबर पे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इस तरह के जो बैंक है ना हमारे, ये सब अभी नेशनलाइज बैंक चल रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? वाई नेशनलाइजेशन क्यों? देखो, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ। बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ही बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। लिख लिया आपने? हेलो, यस सर। जी सर, लिख लिया। ये रेस्पॉन्ड करते तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बोलता रहूंगा, पता चला सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हमने देख लिया, कब कैसे बैंक आने स्टार्ट हुए। तो
हेडिंग बनाओ, सर वाई भारतीय रिजर्व बैंक नेशनलाइजेशन। कैसे हुआ सर? हाँ जी, सर बोलो। भारतीय रिजर्व बैंक जो है सर उसका वो कब कैसे स्टार्ट हुआ था सर? वो तो बच्चे 1934 का है, अभी आऊंगा रिजर्व बैंक पे बाद में आऊंगा। वो सर इससे रिजर्व अलग है? बैंक, हाँ वो अलग है। रिजर्व बैंक तो द फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक्स, वो इनमें काउंट नहीं होता रिजर्व बैंक, ओके। वो इनका बॉस है। ओके सर। हाँ, बॉस की बात अभी बाद में करेंगे, सेपरेट टॉपिक आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो डिफरेंट है बिल्कुल। चलो, तो वाई नेशनलाइजेशन, देखो पहला, एक चीज और बताता हूं आपको। अगर बैंक, सपोज कोई प्राइवेट पर्सन बैंक खोल ले, तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी बैंकिंग सेक्टर में, आपका विश्वास रहेगा, या सरकार अगर बैंक खोलेगी तो ज्यादा भरोसा रहेगा? सरकार खोलेगी तो भरोसा ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट। तो हाँ, गवर्नमेंट पे भरोसा में ज्यादा है। तो पहला था टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर। स्टार्टिंग में ना लोग अपना पैसा जमा करने से बैंकों में डरते थे, तो मोदी जी ने भी आके आपके देखो ना, 2014 में जनधन योजना लेके आए, कितने सारे बैंक अकाउंट ओपन करवाए उन्होंने, यानी कुल मिला के 40-50 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन कराए गए, यानी इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों के बैंक अकाउंट थे ही नहीं, यानी उनको भरोसा ही नहीं था कि बैंक के अंदर हम अपना पैसा रख सकते हैं, सेफ है या नहीं है। तो पहला था टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा, रैपिड ग्रोथ ऑफ बैंक, बैंकों की ग्रोथ के लिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ बैंक ऑफ बैंक्स। भाई ग्रोथ कैसे होगी? जब सरकार अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, सरकार अपने हिसाब से बैंकों को चलाएगी, तो बैंक ग्रो भी करेंगे। इसलिए इन बैंकों को नेशनलाइज करा गया, सरकार ने अपने अंडर में रखा, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, टोटल एट प्रेजेंट जो बचे हुए हैं 12 बैंक्स बचे हुए हैं, और इनका जो हेड है वो कौन है? ये जो टोटल नेशनलाइज 12 बैंक्स हैं, सारे बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा, आरबीआई। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है आरबीआई के ऊपर। और आरबीआई के ऊपर पूरा एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934, यानी इसका कानून बनाया गया था आरबीआई एक्ट 1934, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको लॉन्च करा गया था। और इसका जो स्टेब्लिशमेंट था, जो पहली बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, वो 1935। शुरुआत इसकी कहां से होती है? 1935 से। 1934 में इसका कानून बना के तैयार कर दिया, 1935 के अंदर इस बैंक को शुरू कर दिया गया, ठीक है। और आरबीआई क्या माना जाता है? दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, मेन बैंक, मुख्य बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इस बैंक का हेड जो है वो कौन है? गवर्नर। नोट के ऊपर देखते हो ना आप, करेंसी नोट्स के ऊपर उस पर लिखा होता है गवर्नर, देखा हुआ है आपने?
हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अब मुझे बताओ 1935 के अंदर कोई जो गवर्नर बना होगा वो इंडियन या फिर कोई फॉरेनर? It's a foreigner. फॉरेनर। और तो आप हेडिंग बनाना फर्स्ट गवर्नर का नाम। फर्स्ट गवर्नर नाम लिखना है इनका ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। Okay, sir. ऑसबॉर्न स्मिथ। करंट गवर्नर का नाम? Shaktiman Das. शक्तिकांत दास। यस, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और इस बैंक को बनाने की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी? उस कमेटी का नाम था, यानी कि ये मेजर रिफॉर्म था बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जो एक डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट करा गया, इसका एक्ट बनाया गया। उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। तो लिखना established on the recommendation established on recommendation of Hilton Young Committee। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हिल्टन यंग थे। उन्हीं की रिकमेंडेशन पे इस बैंक को स्टेब्लिश करा गया। लिखा आपने? Yes, sir. अब देखिए बच्चे, मुझे बताओ नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च। लेकिन आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अलग है। इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जून से। तो आप हेडिंग बनाना फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई कब से स्टार्ट होगा? 1 जून से। और कब खत्म होगा? 31 जुलाई। हर एक के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है, सभी लोगों के लिए, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, 1 जून से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 जुलाई तक रहता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई इसकी एक्सेप्शन है। उसका रीजन है, देखो 31 मार्च तक बाकी सारी कंपनी अपने अकाउंट्स क्लोज कर लेंगी, सारे बैंक अपने अकाउंट क्लोज कर लेंगे 31 मार्च तक। जब तक सारे बैंकों के अकाउंट क्लोज नहीं हो जाते, जब तक आरबीआई अपने बैंकिंग अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकता। इसलिए आरबीआई अपने बैंक अकाउंट्स क्लोज 3 महीने बाद करता है, अप्रैल मई जून, ठीक है। अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद करेगा, जाके जुलाई लास्ट होता है इनके लिए। उसका रीजन है क्योंकि आरबीआई को भी तो इतने सारे बैंकों के बैंक अकाउंट्स के साथ मैचिंग करनी है, टाइम टेकिंग होगा। सबका ऑडिट होता है, चेक करता है सारे बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को कि सारे बैंकों में सब कुछ सही है या नहीं है, इसलिए आरबीआई को टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है आप याद रखेंगे 1 जून से 31। कुछ गड़बड़ हो गया बच्चे इसमें, 1 जून नहीं 1 जुलाई करो यार, कुछ गड़बड़ है। इसको करो 1 जुलाई। 1 जुलाई से 30 जून।
इनके पास अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने होते हैं सारे बैंकों के अकाउंट्स को चेक करने के लिए कि बैंकों ने सबको सही करा है या नहीं करा। 1 जुलाई से 30 जून, और बाकी सबका फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। बस आरबीआई एक एक्सेप्शन है, तो आप याद रखना फाइनेंशियल ईयर के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही करेगा। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या काम करता है? कैन यू टेल मी वर्क डन बाय आरबीआई? Sir, issue currency. ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको बोल सकता हूँ करेंसी अथॉरिटी इन इंडिया, यानी कि करेंसी अथॉरिटी का मतलब है इशूइंग ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी, करेंसी अथॉरिटी इन इंडिया, यानी करेंसी की जो अथॉरिटी है मेन, जिसके पास करेंसी इशू करने की पावर है, इसके पास है, इस डिपार्टमेंट के पास है, आरबीआई के पास। दूसरा फंक्शन, Sir, bankers bank. हाँ, बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक होता है, राइट। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का मतलब है द मदर एंड फादर ऑफ ऑल बैंक। सारे बैंक की मॉनिटरिंग इसी के पास है। अगर किसी भी बैंक को बैंक बनना है, देखो सपोज अगर आप भी बैंक खोलना चाहते हो तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस सबमिट करनी पड़ेगी, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना बैंक खोल सकते हो। और कुछ? Sir, providing local facility. ठीक है, लोकर अदर फैसिलिटी, बैंक के लिए लोन देता है। ठीक है, लोन देने का काम करता है। तो इसको पता है क्या बोलते हैं हम? इसको बोलोगे लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जो आपने बोला ना लोन देने का काम करता है, देखो बैंकों के पास ऑलरेडी पैसे हैं, अगर बैंकों के पास पैसे नहीं बचे तो बैंक किसके पास जाएंगे लास्ट में? आरबीआई के पास। तो इसको बोलते हैं लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी किसी के पास पैसे नहीं बचे तो वो किससे पैसे ले सकता है? आरबीआई से पैसे ले सकता है। किसी भी बैंक को पैसे लेने हैं तो आरबीआई से पैसे ले सकता है, इसको बोलते हैं लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और कोई फंक्शन बताओ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी किसकी कस्टडी में रहता है? सारा डॉलर्स, यूरो, पाउंड, आरबीआई की कस्टडी में। तो हम बोल सकते हैं इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, लिखा आपने? सर एक बार ये वाला फिर से बता देना, इसका क्या कौन सा मतलब बताना होता है? है? कौन सा पॉइंट? फोर्थ वाला, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका क्या मतलब होता है? देखो क्या होगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान सोल्ड आउट करा इंडिया से बाहर, तो बाहर वाली कंट्री मुझे क्या देगी? डॉलर्स देगी। अगर यूएसए के पास जो उनकी मेन करेंसी है डॉलर्स, मेरे पास आएगा। लेकिन डॉलर्स को मैं अपने पास नहीं रख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रुपीस के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो रुपीस में ही डील करूंगा। तो ये जो डॉलर्स आएंगे ना, ये किसके पास भेज दिए जाएंगे? आरबीआई के पास। यानी आप बैंक से एक्सचेंज कराओगे और एक्सचेंज कराने के बाद बैंक भेज देगा आरबीआई के पास, और सिर्फ ये आरबीआई की कस्टडी में रहता है और किसी की कस्टडी में नहीं रहता। दिस इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी फॉरेन का पैसा होगा वो आरबीआई अपनी निगरानी में रखेगा। हमें रखना अलाउ नहीं है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक डॉलर्स रखने अलाउ होते हैं, बस उससे ज्यादा कोई रखेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है।
कुछ और फंक्शन बताओगे आरबीआई के? लिखो, इट इज अ गवर्नमेंट बैंक। इट इज अ गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक का मतलब समझ रहे हो, यानी सरकारों का भी बैंक है। इट इज गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अकाउंट कहाँ खुलेगा, उनका एसबीआई वगैरह में नहीं खुलेगा, सीधे आरबीआई में अकाउंट ओपन कराएंगे अपना। ठीक है, डायरेक्ट डीलिंग आरबीआई के साथ, तो उसको बोलते हैं इट इज गवर्नमेंट्स बैंक। सरकार का जो बैंक है वो आरबीआई है, और सारी ट्रांजेक्शन सरकार किसके नाम से करेगी? आरबीआई के नाम से करेगी। अगर फॉर एग्जांपल सरकार को जैसे राफेल खरीदे थे, जेट फाइटर खरीद रहे हैं, तो कहां से पेमेंट जाएगी? आरबीआई करेगा अपने अकाउंट से सारी पेमेंट। सरकार का पैसा आरबीआई के अकाउंट में होगा और आरबीआई अपने अकाउंट से पेमेंट कर देगा उस चीज की। तो इसलिए बोलते हैं इट इज गवर्नमेंट बैंक। कुछ और बताना चाहोगे इसका काम? मैं बताता हूं। अगला लिखना आप, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अब यहां पे क्या मतलब है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स? कुछ बता पाओगे? सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ वन बैंक, ऑफ वन बैंक, एक बैंक के ऑन अनदर बैंक, ऑफ वन बैंक ऑन अदर बैंक। तो बच्चा बताएगा ये क्या है सिस्टम, क्या लिखा है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ वन बैंक ऑन अनदर बैंक। सर सीआरआर करेंगे, सीआरआर नहीं एसएलआर। नहीं नहीं नहीं, सीआरआर एसएलआर अलग है बच्चे, अभी आएगा सीआरआर एसएलआर भी। इस पॉइंट का मतलब चाहिए मुझे, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ वन बैंक ऑन अनदर बैंक। चलो मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को आपको। देखो, जैसे सपोज किसी पर्सन का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन मैंने विड्रॉ कर लिए एचडीएफसी के एटीएम से। भाई मेरे पास एटीएम किसका है? एसबीआई का, लेकिन मैंने पैसे कहां से विड्रॉ कर लिए? एचडीएफसी से। तो एचडीएफसी वाले को एसबीआई को पेमेंट देनी पड़ेगी ना। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है कि एचडीएफसी वाला एसबीआई से विड्रॉ कर ले, तो इन दोनों बैंकों के बीच में लड़ाई भी तो हो सकती है सेटलमेंट को लेके। तो ये सेटलमेंट करने का काम कौन करेगा? किस बैंक से कितना डेबिट होना है, कितना क्रेडिट होना है, किस बैंक को कितनी पेमेंट किस बैंक को करनी है, ये कौन करेगा? इसका ये सब काम किसका है? आरबीआई। क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, क्योंकि देर कुड भी ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपस में बैंकों की में लड़ाई हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए कि भाई इतना सेटलमेंट बचा हुआ है, किसी की निगाह खराब हो जाए, बेईमान हो जाए कुछ लोग। तो ये सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स का काम किसका रहेगा? वन बैंक ऑफ अनदर बैंक। एक बैंक का क्लेम दूसरे बैंक के ऊपर अगर ऐसा होगा तो सारा सेटल करने का काम किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। और भी एग्जांपल देता हूं, एटीएम ही नहीं इसका एग्जांपल है। आपने क्या करा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करा, एनईएफटी करी। तो भाई मेरा अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, तो मैं स्टेट बैंक से कोटक महिंद्रा के अंदर भी तो पैसे डाल सकता हूं आपके। ठीक है, कोटक महिंद्रा से हो सकता है मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, तो सेटल करने का काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि एनईएफटी को डील करना, आरटीजीएस को डील करना, इन ट्रांजेक्शन्स को जो डील करा जाएगा वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो दिस वाज द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ वन बैंक ऑन अनदर बैंक। इस सिस्टम को बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं इसको? अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। इस सिस्टम को एक नाम देते हैं, शायद आपको सुना भी होगा आपने, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस खोला जाता है इसके लिए। आपने चेक का सिस्टम तो सुना होगा ना सभी ने, भले ही कभी यूज नहीं करा हो, लेकिन आपको चेक के बारे में पता होगा। भाई अगर मेरा चेक बुक मेरे पास एसबीआई की है, तो मैंने अगर आपको चेक काट के दिया तो आपके कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी में पैसे चले जाएंगे ना। तो सेटलमेंट कौन करेगा इस चीज का? आरबीआई। तो बोलते हैं ना कई बार क्लियरिंग हाउस में जाते हैं, तो क्लियरिंग हाउस में जाने के बाद क्लियर करा जाता है आपका चेक। तो वो आरबीआई के द्वारा स्टेब्लिश करा हुआ एक डिपार्टमेंट है बेसिकली, और उसके अंदर क्या होता है? सेटलमेंट चलता है क्लेम्स का।
ठीक है, समझ गए आप सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स का मतलब? Yes, sir. अब अगला पॉइंट आपको लिखवाता हूं, लिखो मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। मेंटेनेंस ऑफ CRR and SLR, maintenance of CRR and SLR। क्या CRR SLR का मतलब समझते हो? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये कैश रिजर्व रेशियो है क्या? देखो, बैंक के अंदर जितना भी टोटल डिपॉजिट होगा, बैंक के अंदर जितना भी क्या होगा, टोटल डिपॉजिट, जैसे फॉर एग्जांपल आज बैंक के अंदर 100 करोड़ का डिपॉजिट आया, तो बैंक क्या करेगा, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ शेयर, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या करेगा, आरबीआई को देगा। किसको देगा? आरबीआई को देगा। ठीक है, और ये रेशियो एट प्रेजेंट कितना है, 4%। अगर हम 100 करोड़ रुपए की बात करें कि एक बैंक के अंदर पर्टिकुलर डे के अंदर 100 करोड़ रुपीस आए, तो उस बैंक को पता है क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ का 4% किसको भेजना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना ही पड़ेगा। यानी जितने भी बैंक्स हैं ना, उनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा पर डे का, उसका 4% आरबीआई के पास जो रखा जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, यानी एक ऐसी परसेंटेज जो टोटल डिपॉजिट की हम आरबीआई के पास रखते हैं, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। मतलब जो हमारा कैश है वो रिजर्व में पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे आरबीआई से। ठीक है, अब दूसरा देखो आप, लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हटा रहा हूं मैं, क्लीन कर रहा हूं। अगला लिखना आप, एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या इसका मतलब समझते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देखो क्या है, जैसे हमने देखा था ना अभी, एससीआरआर के अंदर टोटल डिपॉजिट का कुछ शेयर आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो सेम यहाँ पे क्या है, टोटल डिपॉजिट का कुछ शेयर बैंक को खुद रखना पड़ता है, सेल्फ अपने पास। टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, और ये कितना रेशियो चल रहा है अभी, 18%। यानी एक बैंक के अंदर अगर 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक सारा का सारा फर्दर आगे इन्वेस्ट कर देगा, नहीं, उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ में से 4 करोड़ तो देने पड़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, 18 करोड़ अपने बैंकिंग सिस्टम में लॉकर में रखने पड़ेंगे, यानी कि कैश मैनेज होगा, एटीएम वगैरह के अंदर भी डालेगा, और बाकी का जो बचा यानी कि 22 के बाद जो बचेगा, यानी कि 78%, उस अमाउंट को बैंक चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखो, सपोज बैंक के पास पैसे नहीं बचे, तो बैंक पहले तो क्या करेगा, अपने पास जो सेल्फ वाला हिस्सा है उससे पैसे लेगा 18%, जरूरत पड़ेगी तो 4% बैंक ने रिजर्व में रख दिया आरबीआई के पास, वो ले लेगा, इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ी तो आरबीआई से लोन ले लेगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर का मतलब समझ गए आप? और अगर कोई बैंक ये मेंटेन नहीं करता ना, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है आरबीआई के द्वारा, तो आप नोट लगा लेना। नोट लगा लेना, मैं सेंटेंस पूरा नहीं बनवा रहा, शॉर्टकट में चार्ट के थ्रू बनवा रहा हूं। इफ सीआरआर एसएलआर नॉट मेंटेन्ड, तो क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा बैंक का। ठीक है, इफ सीआरआर एसएलआर नॉट मेंटेन, आरबीआई कैन कैंसिल
द लाइसेंस। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ऐसे बैंक्स का क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या आपको समझ में आया बैंक आरबीआई के फंक्शंस? यस सर ये सर। दूसरे बैंक को जब लोन देता है तो सर ये ब्याज पर भी देता है? हाँ, ब्याज पे देता है, और वो जो रेट होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अभी आएगा वो रेट भी, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर लोन देगा तो कोई भी लोन किसी को देगा, फ्री में तो देगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ पैसे लिए जाएंगे उसके लिए। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ओके सर। अब देखो आप, अगला हेडिंग आपका बनेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग। अब देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। नंबर 1, बैंक्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी डेवलप करी गई है डीएफआई की। दूसरी कैटेगरी होती है डीएफआई। पहले नंबर पे आता है बैंक, दूसरे नंबर पे है डीएफआई। डीएफआई की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और तीसरे नंबर पे आता है एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तीसरे नंबर पे आता है आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हो गया नोट डाउन आपका? यस सर। चलो, तो मैं शुरुआत करूंगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। बैक रिवर्स चलेगी गाड़ी। कुछ स्लाइड्स सर क्लीन कर फोर्थ लूं को फिर। बताया आपने? क्या कह रहे हो? सर फोर्थ कौन सा है? हेलो। बच्चे, इसमें 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। मैंने आपको 4 बताई क्या? 3 कैटेगरी है बस। ओके। 3 कैटेगरी करना। तो हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं नॉन बैंकिंग से। नॉन बैंकिंग पहले ले रहा हूं। तो जब आप नॉन बैंकिंग कवर कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि जो बचा वो बैंक वाला है। सबसे पहला नॉन बैंकिंग के अंदर म्यूचुअल फंड्स। क्या सुना है नाम आपने? टीवी में एक ऐड आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ऐसा कभी सुना होगा आपने? यस सर। क्या होता है ये म्यूचुअल फंड्स? देखो, सर ये और बोलो बोलो। सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा पैसा और कंपनीज में इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो आपके पैसे को ना स्टॉक मार्केट में लगाती है। भाई, आपको नहीं पता ना किस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, किसका कम होगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इसका कोर्स करा हुआ है। उनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपके पैसे को ना मार्केट के अंदर लगाते हैं। और मार्केट से लगाने का मतलब है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक मीडिएटर का काम करता है। किसके बीच में? मीडिएटर का काम करता है, लेकिन किसके बीच में?
पीपल एंड स्टॉक एक्सचेंज? भाई मुझे नहीं पता ना कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना है, कौन से शेयर में लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दे रहा हूँ। मेरे बिहाफ पे कौन लगा रहा है? म्यूचुअल फंड वाला। तो ये कौन है? एक ब्रोकर है, एक मीडिएटर है, किसके बीच में? पीपल एंड स्टॉक मार्केट के बीच में। ठीक है। और इसकी सबसे पुरानी कंपनी का नाम, ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, लिखवा देता हूं मैं। लिखो उसका, ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया। ठीक है। अब देखो, ऐसे ही ना जैसे म्यूचुअल फंड है, एक फंड होता है जिसका नाम है हेज फंड। क्या आपने इसके बारे में सुना है, हेज फंड? सर ये सब पीपीएफ फिक्स होता है, ये मतलब फिक्स्ड होता है इसका हाँ, देखो क्या लिमिटेशन है, टाइम। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। देखो, म्यूचुअल फंड में मैंने आज पैसे लगाए, ठीक है, हो सकता है मुझे कल जरूरत पड़े तो मैं निकाल सकता हूँ म्यूचुअल फंड से पैसे, लेकिन हैज फंड से पैसे मैं निकाल नहीं सकता। यानी हैज फंड के अंदर क्या होता है, आपका जो पैसा है ना वो लॉक हो जाएगा। देयर इज अ लॉक इन पीरियड, कि हैज फंड में पैसा वो डालेगा जिसके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि जो रिच इन्वेस्टर है उसके लिए बना हुआ है ये, क्योंकि देयर इज अ लॉक इन पीरियड। ठीक है। यानी कि एक टाइम पीरियड के पहले ये विड्रॉ नहीं हो सकते। अगर आपने लॉक इन पीरियड सेलेक्ट करा 10 साल, तो 10 साल से पहले आप अपने पैसे को, कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, निकल नहीं सकते 10 साल से पहले वो आपके पैसे। ठीक है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर से आप पैसे जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, हैज फंड में नहीं करोगे। यानी अगर, देखो कई बार ना लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते, तो वो म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रहे पैसा, वो हैज फंड में लगा रहे हैं। उसको हैज फंड बोला जाता है। हैज फंड के अंदर लिखना, अवेलेबल फॉर रिच इन्वेस्टर ओनली। जिसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है वही तो लगाएगा ब्लॉक करने के लिए पैसा अपना। अवेलेबल फॉर रिच इन्वेस्टर ओनली, अवेलेबल फॉर रिच इन्वेस्टर ओनली। आगे लिखो, देर इज अ लॉक इन पीरियड, देर इज अ देर इज अ लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड है। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 20 साल, जो भी आप डेट चूज करना चाहते हो, जितने भी ईयर का टर्म आप चूज करना चाहते हो वो। ठीक है। आगे लिखना, देर इज अ लॉक इन पीरियड, देर इज अ लॉक इन पीरियड बिफोर विच फंड्स कैन नॉट बी विड्रॉन, बिफोर विच फंड्स कैन नॉट बी विड्रॉन। Before which funds cannot be withdrawn। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हैज फंड में? नो सर नो नहीं। क्लियर है। ठीक, क्लियर है ना? हैज फंड भी कुछ नहीं है, देखो ये जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है। बस म्यूचुअल फंड में क्या है, हम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिर्फ इतना है। यानी जिसमें पैसा आपका फंस गया लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, वो आपका हैज फंड है।
लिखो बिगेस्ट हेज फंड का नाम, जो सबसे बड़ा हेज फंड है उसका नाम लिख लो। बिगेस्ट हेज फंड, इसका नाम लिखो ब्रिज वाटर एसोसिएट। ब्रिज वाटर एसोसिएट्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पैसे वाला हेज फंड है और इसके अंदर पता है कितनी कैपिटल लगी हुई है? डॉलर 150 बिलियन, 150 बिलियंस, इतना पैसा लगा हुआ है। और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं ना, जो इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है वो 50 बिलियंस डॉलर से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ये। समझ रहे हो? यानी अगर किसी ने 150 रुपए लगाए थे, 150 रुपए लगाए थे तो 50 रुपए तो उस पर मिले ही मिले हैं उसको। यानी मोर देन 30% का रिटर्न का एवरेज है इसका। आप देखो ना बैंक में क्या मिलता है, 3.5% मिलते हैं आपको, ये आपको 30% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो बहुत डिफरेंस है ना, ह्यूज डिफरेंस है, 10 गुना हो गया ऑलमोस्ट। दिस इज द बिगेस्ट हेज फंड इन इंडिया। आल्सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। आप चाहो तो इसमें पैसा लगा सकते हो लेकिन पैसा ब्लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है हेज फंड तक आपको? नो सर। अब इसके बाद आओ, तीसरे का नाम लिखना वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड, देखो कैपिटल का मतलब है पैसा, वेंचर का मतलब है कोई बिजनेस, ठीक है, कोई भी वर्क। यानी एक ऐसा फंड जो आपको इनोवेटिव आइडियाज में पैसा देता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। जैसे पेटीएम को फाइनेंस करा गया, वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा फाइनेंस करा गया। यानी किसी इनोवेटिव आइडियाज में पैसा लगाने के लिए जो फाइनेंस मिलता है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है और जिस फंड के द्वारा दिया जाता है, ऐसे फंड्स को हम वेंचर कैपिटल फंड्स के नाम से जानते हैं। यानी वेंचर के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले फंड, वेंचर कैपिटल फंड। और सबसे बड़ा वेंचर कैपिटल फंड जो आपको पता होगा, Alibaba.com, चाइना, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा वही इन्वेस्ट करता है किसी भी इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज में। यानी आप सिर्फ अपना बिजनेस आइडियाज इनके पास ईमेल करो, अगर आपको इनका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे और ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटल फंड होते हैं। देखो, दे प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इनोवेटिव आइडियाज। फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस क्या करते हैं, प्रोवाइड, किस लिए? इनोवेटिव आइडियाज के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो। सर इज इट द सेम लाइक अभी जो शार्क टैंक आया था, वो यही होता हाँ है? हाँ बिल्कुल सेम। ठीक है। दे प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज आपके पास होने चाहिए, आप अपना आइडिया बताओ, इनके पास मैसेज भेजो, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करो। आप देखो जितने भी बड़े बड़े फाइनेंस है ना, जितने भी बड़े बड़े नाम अगर आपने देखे होंगे ना आज के टाइम पे, आपने सुना होगा ओयो, सिर्फ एक 27 साल के बच्चे के द्वारा इतना बड़ा वेंचर, उसके पास कहाँ से आया पैसा? फाइनेंस करा, उसका आइडिया अच्छा था और देखो कितना सक्सेसफुल है। जरूरत ही नहीं पड़ती, हम घर बैठे बैठे होटल देख लेते हैं। तो दिस वाज अ नाइस आइडिया। कैब बुक करने वाला आइडिया देखो आपका, ओला का या फिर उबर का आइडिया, दिस वाज आल्सो वेरी नाइस। कितना बढ़िया आइडिया है। पेटीएम हो, फ्लिपकार्ट हो, तो
ये बहुत अमेजिंग आइडियाज है जिसके भी है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सबको फाइनेंस कर रखा है। जोमेटो आया, स्विगी आया, तो दीज आर द वेंचर कैपिटल फर्म्स। ये सब वेंचर कैपिटल के द्वारा फाइनेंस है इनके पास। आपने देखा था ना, इन्होंने जब कैब वाले आए थे, इन्होंने 300-300 रुपए की राइड फ्री दी थी स्टार्टिंग में, 3-3 राइड्स। कहाँ से देते थे, कहाँ से पैसा आता था? 50% ऑफ आज भी स्विगी या जोमेटो पे दिया जाता है। किसी ना किसी ने उनको फाइनेंस करा हुआ है। जिस समय पब्लिक को आदत लग जाएगी ना, फिर वसूलेंगे ये लोग। जैसे मुकेश अंबानी ने 6 महीने इंटरनेट फ्री दिया, अब वसूल रहे हैं ना, मार्केट में कोई कंपनी नहीं बची। ऐसे ही सेम होता है, आदत लगाओ और उसके बाद कमाओ। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। इतना पढ़ के रखना अपना सारा, ठीक है? सर